हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली चैप्टर 6 की बारी आ गई। बड़ी देर से भागे हुए थे इससे। आज चैप्टर 6 ही है ना हमारा टारगेट। तो 1 to 5 करके बाइक का मॉडल पूरा हुआ हमारा 1 to 5। तो फिर हम जो है ना वो इसको छोड़ के भाग गए थे और फिर हम बाकी सारे ग्रेड्स कंप्लीट कर रहे थे। 9 और 11 को किया, फिर 12 किया, फिर 10 में घुस गए। इसलिए कि चूंकि छुट्टी के बाद के पहले 2 दिन जरा कीमती थे तो मैंने अहम चैप्टर, वरना पहले 6 आता फिर 10 आता, लेकिन फिर आप लोग हर अगले दिन देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आवाम जो है ना ठंडी होती चली जाती है। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना वो गर्मा गर्म माहौल में ही जो है ना वो चैप्टर 10 फंसा दिया। तो चैप्टर 6 को इसलिए थोड़ा सा आगे ड्रैग कर दिया था, रेल कर दिया था। एक चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि ये चैप्टर के पीछे जो लॉ है उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्ट। हमारे 12 चैप्टर्स में से 11 के पीछे जो लॉ है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन प्रोस्पेक्टस का चैप्टर जिस लॉ को डील कर रहा है, इसके पीछे जो लॉ है उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्ट 2015। तो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 इसको डील कर रहा है। कंपनीज एक्ट की एक आध हल्की फुल्की बात है, बाकी मेनली इसको सिक्योरिटीज एक्ट डील कर रहा है। अब प्रोस्पेक्टस में कहानी अगर समझ आ जाए तो ये पूरा चैप्टर हमारी ग्रिप में आ जाता है। होता क्या है, किया क्या जाता है, करते किस तरह से हैं। जब भी एक कंपनी अपना अवाम के सामने जाके उनसे पैसे मांगना चाहती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इसको छोड़ दें, कहानी को थोड़ा सा अगर हमारी स्लाइड हमें सपोर्ट कर सकी। ये बेचारे की ना रैम थोड़ी सी परेशान हो जाती है। हाँ, हो गई परेशान। थोड़ी सी स्लाइड तेज चला लें तो उसकी। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ना, ये एक स्पेशल केस है। कंपनी बनी थी, याद है, डब्बे में पैसे डाल दिए थे और कंपनी ने उससे काम शुरू कर दिया। एक कंपनी जो 20 लाख से शुरू हुई है वो बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक चली गई। अगर कंपनी अच्छी जा रही है और 2-2.5 साल बाद वो 20 लाख से 50 लाख तक पहुंच गई है तो 2-2.5 साल बाद वो 1-1.5-2 करोड़ पे भी पहुंच जाएगी। अगर आप लोगों ने सबने मिलकर वो कंपनी बनाई हुई है तो क्या आप चाहते हैं कि उसमें शरीक ऐड हो जाए? बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, हर अगले साल आपके शेयर की वर्थ भी बढ़ती जा रही है। आप कभी भी बाहर निकलना चाहें, एग्जिट करना चाहें तो बढ़ी हुई वर्थ पे शेयर बेच सकते हैं। और हर साल आपको डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है और हर साल आपकी कंपनी में रिजर्व्स ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का साइज बढ़ रहा है और कंपनी अब ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रही है। तो अगर मैंने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख की और मेरी इन्वेस्टमेंट बैठे बैठे तकरीबन 2.5-3 लाख उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है और उसके अलावा मैं हर साल उस पर डिविडेंड भी कमा रहा हूं और जिस कंपनी में पैसे लगे हैं वो कंपनी ग्रो भी कर रही है, तो ऐसी कंपनी में छोड़ना नहीं चाहूंगा अनलेस कि मेरे पास पैसों की कोई लिमिटेशन आ जाए, मुझे पैसों की जरूरत पड़े। और मैं ऐसी कंपनी में बाहर के लोग भी नहीं ऐड करना चाहूंगा। तो फिर कंपनियां चलती हैं, पहली दफा ये अपने सब्सक्राइबर से पैसे पकड़ती हैं जिनको हम प्रोमोटर या स्पॉन्सर भी कह देते हैं शुरू में। उसके बाद ये कंपनी चलती रहती है। अब कंपनी 50 लाख पे मौजूद है और कंपनी को नजर आया कि 20 लाख का प्रोजेक्ट है। कंपनी ने अपने मेंबर से पूछा, हाँ भाई 20 लाख। एक बंदे ने कहा मैं 20 लाख दे देता हूं, मेरी शेयर होल्डिंग बदल दो, मुझे ज्यादा शेयर दे दो। बाकी सबसे पूछो, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, ये दे रहा है, चलो बाहर का बंदा ना आए, आपस में हम ही लोग खेलें। उस बंदे ने 20 लाख दिए, उसको मजीद शेयर इशू हो गया। अब कंपनी 70 लाख के कैपिटल पे है, लेकिन अब हर बंदे की शेयर होल्डिंग रेशियो डिफरेंट हो चुकी हुई है। कंपनी चलते चलते फिर 10 लाख की जरूरत पड़ी, एक और बंदे ने पैसे दे दिए, फिर 5 लाख की जरूरत पड़ी, एक और ने पैसे दे दिए। अब कंपनी आज 1 करोड़ पे पहुंची हुई है और कंपनी का फ्यूचर बहुत जबरदस्त ब्राइट नजर आ रहा है। अचानक से कंपनी को नजर आया कि हम जिस लेवल पे खेल रहे हैं, अगर हम फलाना इंपोर्ट की डील पकड़ लें, अगर हम 3 कंटेनर इंपोर्ट कर लें और उसको यहाँ ला के बेच दें तो गेम बहुत ऊपर चली जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे सेटअप बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी फैक्ट्री टाइप की हो, जो माल आएगा उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस करना है, आगे भेजना है। तो इन्होंने अंदाजा ये लगाया कि इस प्रोजेक्ट पे 5 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन अगर लगा दिए तो हर 3 महीने बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अगर 5 करोड़ लगा दिए तो 3 महीने बाद बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। सबसे पूछा, हाँ जी, उन्होंने कहा जी जेबें तो खाली हैं। ऑप्शन 1, कंपनी को गुर्बत में ही चलाया जाए,
1 करोड़ पे चलते रहें और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको देखते रहें। ऑप्शन नंबर 2, बाहर से इक्विटी इंजेक्ट कर दी जाए, जनता को आवाज दी जाए, उनसे कहीं हमारी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, पिछले 5 साल का ये हमारा रिकॉर्ड है, हमने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, हमारा इस तरह से ये मामला रहा है, उस तरह से मामला रहा है। अब एक बड़ा प्रोजेक्ट है 5 करोड़ का, जिससे कंपनी बहुत हैवी लेवल पे जाने वाली है, तो आप लोग पैसे दो और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। इससे इन बेचारे लोगों की परसेंटेज तो कम हो जाएगी ना जो मौजूद है, लेकिन 1 करोड़ वाली कंपनी जो कमा रही है और 6 करोड़ वाली जो कंपनी कमाएगी उसमें फर्क होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का मेंबर हूं, मेरे पास 10% शेयर्स थे और इस सारी तब्दीली के बाद वो रह जाते हैं 4%, लेकिन मेरे पास 10% शेयर थे उस वक्त जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी 10 लाख का, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। और अब हम कह रहे हैं कि हर 3 महीने बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट, तो उस 1 करोड़ का 4% कितना होगा? तो मजेदार काम नहीं है। शेयर होल्डिंग तो गिरी है, मुझे गुर्बत वाली फील तो आई है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का थोड़ा छोटा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। तो यहाँ शेयर होल्डर जो है ना, बादल ना ख्वास्ता, ना चाहते हुए, मजबूरन, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अवाम को आवाज देते हैं, कहते हैं आओ ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और फिर जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आता है, उस पैसे से लॉन्ग टर्म खेलते हैं। अब अगेन ये थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते, ये कहते हैं जो आए वो हिस्सेदार तो बने प्रॉफिट के, लेकिन कंपनी के हिस्सेदार ना बने, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें, जो आएंगे उनको आप डिविडेंड भी देते रहें, उनका असल सरमाया संभाल के भी रखें, और जब वो जाने लगे उनको उनका सरमाया देके निकलने वाली करें। या 5 साल की रिडीमेबल कैपिटल इशू कर दें, ये प्रेफरेंस शेयर है, 5 साल के लिए हम पैसा इस्तेमाल करेंगे, 5 साल बाद हम आपको पैसा देके आपसे आपका शेयर। तो कितना मजेदार बात हुई, उनका पैसा लगवाया, कंपनी में गोल गोल घूमा, उन्होंने 5 साल उसमें से कमाया, और आपने उनको उनकी असल रकम वापस करके फिर दोबारा कंपनी कमाना शुरू कर दी। एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, फाइनेंसिंग, लोन, डेट। आप बैंक के पास जाएं, आप आवाम के पास जाएं ना, आप 5 करोड़ का बैंक से लोन लें, बैंक कहेगा यार तुम 1 करोड़ की कंपनी हो, मैं तुम्हें 5 करोड़ कहां से दूं, मेरे पास एसेट्स रखवाओ 5 करोड़ के, मुझे ये। तो बैंक की फाइनेंसिंग तकलीफ दे चीज है। लेकिन अगर कंपनी को एक डेफिनेट प्लान नजर आ रहा हो कि इस प्रोजेक्ट में फायदा ही फायदा है, तो फिर वो डेट की तरफ जाती है, किसी और से पैसे पकड़ो, प्रोजेक्ट में लगाओ, प्रोजेक्ट से कमा के उसका असल भी वापस कर दो, उसका इंटरेस्ट भी वापस कर दो, प्रोजेक्ट भी आपका हो गया, अगर आपको डेफिनेट नजर आता है। और अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डाउट होता है, प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी, रिस्क है, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, आपने सुना होगा, तो फिर हम इक्विटी की तरफ जाते हैं। हम लोगों से कहते हैं आज हम भी रिस्क ले रहे हैं, तुम भी रिस्क ले लो, या सब डूब जाएंगे या सबको फायदा होगा। अब जाहिर है कोई बंदा क्यों भरोसा करे आप पे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक बड़ा सारा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। प्रोस्पेक्टस वो कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें आप बताएंगे कंपनी क्या थी, क्या कर रही थी, पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है, कितने पैसों से चल रही है, कौन डायरेक्टर्स हैं, नया प्रोजेक्ट क्या है, वो कितने अरसे का है, उसमें क्या फायदे हैं, पैसा कितना चाहिए, हम शेयर कितने इशू कर रहे हैं, किस तारीख को अप्लाई करना होगा, कितने पैसे देके अप्लाई करना होगा, फेस वैल्यू क्या होगी शेयर की, कंपनी पिछले 2-3 साल से डिविडेंड किस तरह से दे रही है, आप ये सारी बातें उन्हें प्रोस्पेक्टस में बताएंगे। तो जाहिर है फिर प्रोस्पेक्टस में आप लोगों को बताएंगे तो ऐसी ऐड बनाएंगे कि उनका दिल ललचाए। तो लॉ ये कहता है कि आपने लाजमी अपने बिजनेस में जो रिस्क हैं वो मोटे मोटे करके वहां पे लिखने हैं, और खासतौर पे कहना है कि ये पैरा लाजमी पढ़ा जाए कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इस सेक्टर के ये 5 तरह के रिस्क होते हैं, ये आपको बताना जरूरी है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ये प्रोस्पेक्टस क्या है, ये किस तरह से चलेगा। तो ऐसे में हमने कहा कि जो स्टार्ट है उसमें सब्सक्राइबर्स, प्रोमोटर्स ये चीजों को लेके चल रहे होते हैं, और प्री आईपीओ चीजें चल रही होती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर से पहले पहले। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट आता है और आम आवाम को आप आवाज देते हैं, तो इसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली दफा जब आप जनता के पास गए कि तुम लोगों से पैसे चाहिए, वरना उससे पहले तक चल रहा था प्री आईपीओ, आपस के लोग बंदर बांट कर रहे थे। तो जब आप एक दफा जनता के पास चले गए, अब आपकी कंपनी के शेयर होल्डर 30 से उठ के हो जाएंगे 5-6 हजार, अब आप बाउंड हो जाएंगे। अब कल को इसी तरह का प्रोजेक्ट नजर आया तो पहले अपनों को आवाज देनी पड़ेगी, राइट ऑफर।
पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में किसी जगह। तो राइट ऑफर में क्या होता है, राइट शेयर्स हम ऑफर करते हैं अपने ही शेयर होल्डर को, उनकी शेयर होल्डिंग रेशियो के हिसाब से कहते हैं कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपके हिस्से इतने आते हैं, खरीदना है तो बताओ, नहीं खरीदना तो किसी और को बेच दो अपना राइट, कुछ नहीं करना, खामोश बैठे रहो, हम किसी और से बात कर लेंगे। तो आईपीओ के बाद आप पे वाजिब हो जाता है कि आपने शेयर हमेशा राइट ऑफर के थ्रू करने हैं। हाँ, अगर राइट ऑफर लोग ना सब्सक्राइब करें और फिर भी बहुत बड़ा कैपिटल रह जाए तो भी आप दोबारा से प्रोस्पेक्टस की तरफ जा सकते हैं। तो अब अगर आपसे को पूछे जी प्रोस्पेक्टस कब आता है कंपनी की लाइफ में, तो आप कहेंगे ये किस्मत पे डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है। हो सकता है जिंदगी में कभी ना आए और हो सकता है तीसरे ही साल आ जाए। और कुछ कंपनियां जो ब्रांडेड नाम की होती हैं, भाई अब सितारा ग्रुप और जनाब निशाद ग्रुप और फलाना ग्रुप, ये जब भी अपनी कोई नई कंपनी शुरू करेंगे तो ये पहले दिन ही उसका प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे और लोगों को पता है यार ये निशाद ग्रुप की कंपनी है, इधर तो फायदा होना ही होना है। तो पहले ही दिन उस कंपनी को स्टार्टिंग में बहुत सारी फंडिंग मिल जाती है और पहले ही दिन आपके 5-6 हजार शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी का निजाम बन जाता है, कंपनी चलना शुरू हो जाती है। तो प्रोस्पेक्टस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी दिया जा सकता है, बिल्कुल स्टार्ट में, प्रोस्पेक्टस दरमियान में भी दिया जा सकता है, और दिस कैन हैपन कि प्रोस्पेक्टस जिंदगी में कभी ना आए। तो प्रोस्पेक्टस इशू करना वाजिब नहीं है। अच्छा, फिर ये एक ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट है, परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। मेमोरेंडम आर्टिकल तो परमानेंट है, बनाए हैं, कंपनी की काइन बन गया। प्रोस्पेक्टस जरूरत पड़ेगी तो आएगा और जब खत्म हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन, ये मर जाएगा बेचारा। समटाइम क्या होता है, आप लोगों से मल्टीपल ट्रेंचेस में पैसे मांगते हैं। आज जमीन लेंगे, जमीन को कमर्शलाइज कराएंगे, उसके गवर्नमेंट की रूल्स वगैरह फॉलो करेंगे, साल बाद उस पर बिल्डिंग बनाएंगे। आज 10 करोड़ चाहिए, साल बाद 15 करोड़ चाहिए, टोटल 25 करोड़ चाहिए। तो फिर जरूरी नहीं कि आज 25 करोड़ लेके बैठ जाएं और खामखा उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाएं। लोग आज इतने ज्यादा पैसे देते हैं और वो पैसा इस्तेमाल ना हो रहा हो तो लोग तो नहीं मानेंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप 2 किस्तों में प्रोस्पेक्टस दे देते हैं। पहली किस्त को आप कह देते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शुरू में आया हुआ, और साल बाद जो आता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस, ये पिछले प्रोस्पेक्टस को कंप्लीट कर रहा है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, जो अकेला प्रोस्पेक्टस है, उसका मेन मकसद है आओ बुलाओ, लोगों को आवाज दो, लोग आएंगे और कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा टिका के इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको सबको फायदा होगा। तो ये प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है और ये सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है। फिर आप इसको अखबार में इश्तिहार देते हैं। अखबार में इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस डालेंगे तो वो तो पूरा अखबार भर जाएगा। तो हम अखबार के लिए एक एवरेज फॉर्म भी अप्रूव करवा सकते हैं एसईसीपी से। हम कह सकते हैं हमारा मेन प्रोस्पेक्टस है 40 सफ़े का और ये हमारा स्मार्ट प्रोस्पेक्टस है 3 सफ़े का। इसमें हमने मोटी मोटी बातें सारी कवर की हैं। वो देखेंगे अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी तो वो हमें वो छोटा प्रोस्पेक्टस भी अलाउ कर देंगे। लेकिन कहेंगे कि वेबसाइट पे पूरा प्रोस्पेक्टस रखो और डिफरेंट जगह पे पूरा प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करो, कंपनी के पास, कंपनी की ब्रांचेस में, कंपनी के जो बैंकर कंपनी से डील कर रहे हैं, हर जगह फुल फ्लैश प्रोस्पेक्टस रखो। फिर क्या होगा, फिर सब्सक्रिप्शन का अमल होगा। प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने से पहले आपने अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। अथॉरिटी से अप्रूवल मिल गई तो आप प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करने के बाद आप जनता से कहेंगे आओ और शेयर्स खरीदो। लोग आके एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के साथ कैश जमा करा देंगे। ये प्रीपेड एप्लीकेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि आज अप्लाई करेंगे और फिर बाद में जब हम कहेंगे आज आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है तो वो पैसे जमा कराएं। हम प्रीपेड एप्लीकेशंस लेंगे, लोग पैसे जमा कराएंगे, तो ये प्रोसेस सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो इस चैप्टर में एक अहम डिस्कशन है तारीखों के ऊपर। अप्रूवल से पब्लिकेशन में कितना फासला होना चाहिए, पब्लिकेशन से सब्सक्रिप्शन में कितना फासला होना चाहिए। बात समझ आई? आखिरी 1-2 बातें और फिर उसके बाद चैप्टर में एंटर होकर जरा इसको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रोस्पेक्टस में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में आप अवाम को पूरे पाकिस्तान के सामने एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक आध बंदे से झूठ बोलना है तो वो एक छोटी बात है। आप पूरे पाकिस्तान के साथ या एक पूरे सूबे के साथ या एक पूरे शहर के साथ झूठ बोलने जा रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान को भी इशू हो सकता है और ये किसी शहर या किसी खास पब्लिक के ग्रुप को भी इशू हो सकता है। तो इतना बड़ा जब आप झूठ बोलेंगे तो उन्होंने कहा ये क्रिमिनल लायबिलिटी भी और सिविल लायबिलिटी भी है। क्रिमिनल का मतलब है गवर्नमेंट सजा देगी कि आपने मैस पैमाने पे झूठ क्यों बोला, पेनल्टी चार्ज करेगी। कितनी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है।
और सिविल लाइबिलिटी भी है। जिन इंसानों ने आपकी झूठ की वजह से इन्वेस्टमेंट की और उनका नुकसान हो गया, तो जिसका जितने रुपए का नुकसान हुआ वो कंपनसेट करेंगे हर वो लोग जिन्होंने साइन की और जो जानते थे, जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन्हें पता था हम झूठ बोल रहे हैं, वो पर्सनली लायबल होंगे। आवाम का ट्रस्ट जीतने के लिए हम फिर प्रोस्पेक्टस में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी ले आते हैं। कंपनी ने कहा हमारे पास 400 मिलियन के प्रॉपर्टीज हैं, तो एक प्रॉपर्टी का वैल्यूअर आएगा और वो कहेगा हाँ जी मैंने वैल्यूएशन की है, ये वाकई 400 मिलियन की है। कंपनी कहेगी पिछले 3 साल में हमने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स कमाए हैं, ये देखो हमारे अकाउंट्स। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा, कहेगा मैंने अकाउंट्स देखे, मैंने ऑडिट किया, वाकई ऐसा है। तो कंपनी वाले कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में हमारे ऊपर एक लीगल केस भी नहीं है। तो फिर एक लॉयर आके स्टेटमेंट दे देगा कि हाँ भी मैंने देखा है, इनका कोई लीगल केस नहीं है। तो प्रोस्पेक्टस में कभी कभी आप एक्सपर्ट को यूज करेंगे। जब एक्सपर्ट को यूज करेंगे तो पहली बात वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी बनाने वालों से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर्स में से नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो एक स्टेटमेंट देगा और उसकी स्टेटमेंट उससे पूछे बगैर प्रोस्पेक्टस में नहीं डालेंगे। आप उससे रिपोर्ट लेंगे, उसकी रिपोर्ट अटैच करेंगे और फिर जो उसने जुमला दिया था कि हाँ भाई मैंने देखा है चीजें सही हैं। अब अगर उसने जुमला कहा हो कि मैंने देखा है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी मालियत अच्छी है, ये 400 मिलियन कहते हैं लेकिन मार्केट में ऊंच नीच चलती रहती है, तो ये 380 मिलियन से लेके 410 मिलियन के दरमियान कहीं ना कहीं हो सकती है। उसने तो दी ये स्टेटमेंट, इन्होंने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि मैं फलाना प्रॉपर्टियों का एक्सपर्ट कसम खा के कहता हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज 400 मिलियन की है। तो आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट तो ले आए, लेकिन अगर कागज में झूठ बोल दिया तो फिर क्या होगा? प्रोस्पेक्टस में जब एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डालेंगे तो उसको स्टेटमेंट दिखाएंगे और कहेंगे तुम्हारी स्टेटमेंट इन अल्फाज में डाल रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अगर वो ओके कर देगा तो हम उसकी स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में डाल देंगे। डन। सारी बातें हुई हैं सिवाय इस बात के कि तारीखें क्या हैं अप्रूवल, पब्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन के दरमियान। थोड़ा सा किताब से देखने की कोशिश करते हैं। सर ये जी पब्लिक को होगा एक्सेस कैसे? जी, आईपीओ पब्लिक को, और पब्लिक मींस पब्लिक या पब्लिक का कोई तबका। वो फिर ग्रुप होगा तो वो फिर प्राइवेट प्लेसिंग नहीं होगा? नहीं, वो भी पब्लिक कहलाएगा। पब्लिक मींस पब्लिक एंड एनी सेक्टर ऑफ पब्लिक। कानून है, वो कुछ भी डिफाइन कर सकता है। जी, प्रोस्पेक्टस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें ये भाई साहब जो है ना तीनों हाथों के साथ ऐलान कर रहे हैं। एक हाथ में ब्रीफकेस तो आपको पता है हमारी तस्वीरों में होता ही है। कंपनी है ना तो इसमें नोटों की तो बात होती है। वो उस दिन वो जज भी जो जा रहा था छतरी लेके लोगों को अपने साए तले, पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, उसके हाथ में भी ब्रीफकेस था, वाइंडिंग अप वाला। चले, सॉफ्ट में स्लाइड्स ग्रुप में शेयर हुई हुई है, वो उसमें वो गूगल ड्राइव पे तो जाके देखिएगा, उसके पास भी जो है ना वो ब्रीफकेस था। तो प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रोस्पेक्टस और कमेंसमेंट कंपनीज एक्ट थोड़ा सा, लेकिन मेनली यहाँ जो लॉ है उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्ट। तो पेपर की एक निशानी ध्यान में रखें। एक सवाल पे समझ नहीं आ रहा है इस चैप्टर से है या नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट अगर कहे ना एज पर सिक्योरिटीज एक्ट जवाब दें, तो सिक्योरिटीज एक्ट का सिर्फ यही एक चैप्टर है। अगर किसी सवाल में सिक्योरिटीज एक्ट नजर आए फौरन हाईलाइट कर लें, चैप्टर 6 का सवाल है। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस कोई भी डॉक्यूमेंट है which is described or issued as prospectus। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं या प्रोस्पेक्टस की तरह से है, एंड इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन और अदर इन्विटेशन। दुनिया भर के सारे लफ्ज इकट्ठे कर दिए। प्रोस्पेक्टस का मतलब कोई भी इश्तिहार, नोटिस, सर्कुलर, फलाना 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 जो क्या कर रहा है, ऑफरिंग टू पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। देखा है, पब्लिक के साथ उन्होंने वो कर दिया कि पब्लिक में या उसका कोई भी सेक्शन, और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक, या लोगों से ऑफर इनवाइट कर रहा हो, किस लिए? सब्सक्रिप्शन या परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, कंपनी की कोई भी सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, डिबेंचर, कुछ भी, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी एंटिटी, अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय एनबीएफसीज। उन्होंने कहा ये जो हम बुला रहे हैं लोगों को कि आओ इन्वेस्ट करो, ये वो बुलावा नहीं है जो बैंक वाले कहते हैं कि आओ हमारे पास डिपॉजिट रखवाओ, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो अगर एक बैंक ये ऐलान करे कि जी मेरे पास पैसे रखवाओ, मैं 13% इंटरेस्ट दूंगा, तो ये भी तो बुलावा पैसों का ही है ना कि पैसे दो और मैं तुम्हें फायदा दूंगा।
इस बुलावे को प्रोस्पेक्टस नहीं कहेंगे। तो प्रोस्पेक्टस तभी होगा जब एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रही होगी, शेयर्स, डिबेंचर्स या इस तरह के अपना डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही होगी लोगों को, और लोगों को बुला रही होगी कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बात समझ आती है? तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस के तौर पे आ रहा है, जो अवाम को अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर रहा है, और दिस इज नॉट दैट थिंग, वो जो बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं या जो एनबीएफसीज के इस तरह के इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट के सर्टिफिकेट होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। डेफिनेशन समझ आई? लेकिन इसको याद करने में ही सहूलत है। कभी भी वो तकलीफ दे तरीके से अगर डेफिनेशन पूछ लें तो ये खुद से लिखने बैठेंगे तो आधी बातें मिस हो जाएंगे। फिर दो तरह के प्रोस्पेक्टस जो मैंने आपको बताया थे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट। सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट आता है, अलाउ करता है कंपनियों को कि वो मल्टीपल टाइम ऑफर कर सकें। पहला डॉक्यूमेंट आएगा और कहेगा ये पहली किस्त है, इसके बाद एक और किस्त आएगी, सीजन 1, सीजन 2। तो मल्टीपल ऑफरिंग एज डिस्क्लोज्ड इन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। तो जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो पहला प्रोस्पेक्टस है जो एक दफा आया और वो आपको बता रहा है कि हम एक से ज्यादा दफा आपसे पैसे मांगेंगे। Supplement to prospectus. Supplement to prospectus invite general public for subscription of securities earlier offered to public through, वो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस के थ्रू साल पहले ऑफरिंग आई थी उसको कंप्लीट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आया वो क्या है? सप्लीमेंट। जरूरी नहीं कि हमेशा दो हो सकता है आप 5 किस्तों में पैसे मांगे तो वेरी फर्स्ट शेल्फ कहलाएगी और बाद वाले सारे। अच्छा, आप सप्लीमेंट 2 साल बाद आया, 3 साल बाद आया, अकाउंट्स भी तो बदल गए, प्रॉफिट्स भी तो बदल गए, तो फिर क्या होगा? सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग कंटेन अपडेटेड डिस्क्लोजर। आप इसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। डन? तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस समझ आया? देन पर्पस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, किताब कुछ जनरल सी बातें कर रही है। पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है? इफ कंपनी वांट टू इशू सिक्योरिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन पब्लिक, इट हैज टू ऑफर दिस टू जनरल पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। If general public wants to subscribe or purchase securities of any company, it can help them by providing relevant information. General public अगर कंपनी की शेयर खरीदना चाहती है तो जनरल पब्लिक को हेल्प मिल जाएगी इस डॉक्यूमेंट से। जिस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस आता कब है? टाइमिंग क्या है? कंपनी में इशू प्रोस्पेक्टस एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑफ इट्स लाइफ, कैन इशू शेयर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैन डिसाइड टू इशू शेयर्स इन द फ्यूचर, कभी भी आ सकता है। Existence of prospectus end after the purpose is, जब मकसद पूरा तो खत्म प्रोस्पेक्टस। ये मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेंगे और पड़े रहेंगे और हर वक्त काम आते रहेंगे। ये ट्रांजैक्शन के लिए आया था, उस वक्त के माहौल इसने बताए, लोगों को बुलाया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बस प्रोस्पेक्टस खत्म। अब प्रोस्पेक्टस की लाइफ नहीं है, अब 1-2 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। ये बात समझ आती है? इशू करने से पहले आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन एक कॉपी जो कि हर पर्सन साइन करे जिसका नाम डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर है, और वो रजिस्ट्रार के पास जमा। ये डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर में क्या फर्क होता है? अगेन 2 तरह की बातें हो सकती हैं। एक चलती हुई कंपनी 4-5 साल से चल रही है और वो प्रोस्पेक्टस दे रही है तो अपने डायरेक्टर्स के नाम दे, और एक वो कंपनी जो अभी बनने के बारे में सोच रही थी और वो आते साथ ही प्रोस्पेक्टस दे, तो उन्होंने अपने प्रपोज डायरेक्टर आर्टिकल्स में लिखे होते हैं ना कि ये होंगे हमारे डायरेक्टर्स। तो कॉपी साइन की हो डायरेक्टर्स वगैरह की तरफ से ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन वाला दिन, या उससे पहले आपने जमा करा देने किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अगर कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो लेवल 2 पेनल्टी होगी। फिर नॉर्मली अथॉरिटी रिक्वायर करती है कंपनी को कि भाई आप अपने रिस्क फैक्टर सेपरेटली एक पैरा में लिख दो, और रीडर्स को खासतौर पे कहते हैं कि ये पैरा लाजमी पढ़ना है। तो जब हमने कहा था ना कि इसमें अथॉरिटीज ने कुछ चीजें बतानी होती है कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। बात समझ आई? टाइमलाइन पे जाने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन आगे से कर लें। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट का मतलब है कोई भी बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर, और थक गए तो उन्होंने कहा एनी अदर पर्सन जिसके प्रोफेशनल से इजाजत दी है कि तुम इस तरह की स्टेटमेंट दे दो। एक्सपर्ट टू बी ऐसा बंदा हो who is not and has not been engaged or interested in formation of प्रमोशन ऑफ कंपनी। ये वो लोगों में से नहीं होना चाहिए जो कंपनी के शुरू के प्रोमोटर्स थे। ये कंपनी के बनाने वालों से इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फिर एक्सपर्ट की कंसेंट चाहिए कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें एक स्टेटमेंट
appears to be made by expert, या कोई स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने दी और आपने उसकी बेस पे कोई जुमला लिखा है, तो वो आप तब तक नहीं डालेंगे जब तक क्या ना हो एक्सपर्ट हैज गिवन his written consent to the issue of prospectus with the statement in the form and context in which it is included. उसका जुमला जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके को लिखा हुआ देख के अगर उसने ओके कर दिया कि हाँ भाई ये जुमला ओके है मेरे लिए, एंड प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि एक्सपर्ट ने अपनी कॉन्सेंट दी है और अभी तक उसने विड्रॉ नहीं की, तो ऐसे में एक्सपर्ट की कॉन्सेंट जो है वो प्रोस्पेक्टस में जरूरी है। अगर आप एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डाल रहे हैं या एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पे बेस करती हुई स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो आपको पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी और फिर प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा कि हमने इजाजत ली हुई और उसने आज की डेट तक इस इजाजत को विड्रॉ नहीं किया। दूसरा वो झूठ वाली बात, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी, एक बंदा ऑफेंस करता है, जुर्म करता है, जो मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, अनट्रू या डिसेप्टिव स्टेटमेंट देता है प्रोस्पेक्टस में, ओमिट कर देता है इंफॉर्मेशन, ये ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत जरूरी थी, जो लॉ ने कही थी, तो वो जुर्म करता है। अब जुर्म करता है तो सजा क्या होगी? लॉ पी गया। लॉ ने बताई है अगले सेक्शंस में, लेकिन हमारे सिलेबस में सेक्शंस नहीं है। 50 मिलियन तक का फाइन हो जाता है और जितना नुकसान किसी का हुआ उसका 3 टाइम वापस करना होता है, 1 गुना उसे और 3 गुना जो है वो गवर्नमेंट को, यानी 4 टाइम्स हो गया। तो सजा इतनी भयानक रखी है कि लोग पब्लिकली इतने बड़े झूठ ना बोले। काश सियासतदानों का भी ऐसा कोई लॉ हो कि वो भी कोई उल्टी सीधी पब्लिक स्टेटमेंट दे दें या उल्टा सीधा क्लेम कर लें और बाद में वो आराम से मुकर जाते हैं और अवाम उन पर भरोसा करके पता नहीं कितनी जज्बाती हो जाती है। तो बहरहाल चलें, फिलहाल हम गरीब लॉ पढ़ते हैं, कमती लॉ। कंपनसेशन फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग, हर ऑफरर, इशुअर, डायरेक्टर या कोई भी शख्स जिसने साइन किया है या जो उसके अंदर इन्वॉल्व था, इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन जिसने सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं इन रिलायंस ऑन प्रोस्पेक्टस एंड सफर्स लॉस। उसमें कुछ गलत इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होने की वजह से अगर उसे नुकसान हुआ तो वो कंपनसेशन मांगेगा। तो ये है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी जिसमें इंसान को कंपनसेशन देता है, इंसान ने इंसान का नुकसान किया होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी, एक इंसान ने गवर्नमेंट का कानून तोड़ा होता है और गवर्नमेंट सजा देती है उसे। तो प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना क्रिमिनल भी है, सिविल भी है। बात समझ आई? अब हम थोड़ा सा उस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। टाइमलाइन से पहले ना इन फेजेस की बाकी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर टाइमलाइन को एक ही दफा ग्राफ पे समझ लेंगे। प्रोस्पेक्टस को आपने रजिस्ट्रार से ओके किया, आपने इसकी अप्रूवल करवानी है एससीसीपी से। अब जहां डेट्स आएंगी, तारीख आएगा, मैं वो वाला पॉइंट छोड़ दूंगा, उसके अलावा बाकी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक ही दफा सारी डेट्स को देख लेंगे, क्योंकि इसमें लॉजिकल सवाल कभी कभी आता है कि वो 3-4 तारीखें देख के आपको उलझाने की कोशिश करते हैं। Prospectus cannot be issued, published or circulated without SECP. Prospectus SECP की अप्रूवल के बगैर आप इशू नहीं कर सकते। Also applies to shelf prospectus या supplement. Okay. SECP may approve a prospectus if it contains such information and report as may be prescribed by regulation made by SECP। तब अप्रूव करेगा जब इसमें वो सारी बातें हों जो रेगुलेशंस ने बताई हैं। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस है, हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने एक तरीका बताया कि प्रोस्पेक्टस में सब डालो, आप वो डालेंगे। Issuer या offerer shall not at any time vary the terms or clauses given in prospectus except with approval of। आप इसमें कोई चेंज भी नहीं करेंगे जब तक कि SECP ना मान जाए। SECP फर्दर आपके ऊपर कोई कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहे तो भी वो कर सकता है। यानी SECP से अप्रूवल लेनी होगी, SECP अप्रूवल देगा, SECP से अप्रूवल लेनी होगी, SECP शर्तें लगाएगा। इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद का मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। SECP shall not be liable to any action and damage suffered due to any prospectus approved by SECP। अगर SECP ने इतनी गहरी तहकीक करने के बाद भी प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया और फिर भी लोगों को धोखा हो गया, तो SECP किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेगा। कानून वाले जो मर्जी कर दें, खुद ही कहा हम ऐसे भी देखेंगे, ये भी चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे, और सारा कुछ चेक करने के बाद जिम्मेदारी अपनी अपनी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तारीखों वाला है। अब हम इसका जिक्र कर लेते हैं। विदाउट प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ SECP कोई बंदा प्रोस्पेक्टस जैसी हरकत नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इश्तिहार, अखबारी इश्तिहार,
फेसबुक पे आया हुआ इश्तिहार, वेबसाइट पे लगा हुआ इश्तिहार, लंबा चौड़ा डिटेल इश्तिहार। समटाइम क्या होता है, आज का जमाना बड़ा खतरनाक है। एक बंदा आएगा और कहेगा, अगर मैं आपको बताऊं कि आप 2 मिनट में जो है ना इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप रिटर्न कमा सकते हैं, तो ये है कंपनी, ये कंपनी है, इसकी ये प्रॉफिट्स हैं, फलाना फलाना फलाना। 30 सेकेंड्स के अंदर उसकी रील खत्म और यूजर मेस्मराइज हुआ है, उसका दिल ही नहीं करा अगर रील पे जाने का, वो बार बार सुन रहे। वो आधे मिनट में उसकी जिंदगी बदल दी है, क्योंकि उस आधे मिनट में उस बंदे ने इसका इतना माइंड बना दिया है कि भाई तुम इन्वेस्ट करो। लेकिन ना रिस्क फैक्टर्स बताए, ना किसी एक्सपर्ट का जुमला बताया, ना कुछ और अहम जरूरी बातें बताई, बस एक रील बनाई और इसको कन्विंस कर लिया। तो हो सकता है ये जज्बाती आदमी उसी वक्त लिंक पे क्लिक करे और वहां जाके प्रोस्पेक्टस के साथ जो फॉर्म अटैच था उसकी उसी वक्त फिल करके अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करके और अप्लाई कर रहा है। लोग तो जज्बाती हैं। एससीसीपी चाहता है ऐसा ना हो। अगर कोई भी ऐसी एड है, कोई भी ऐसी ब्रॉडकास्ट है, कोई भी ऐसी टेलीकास्ट है, कोई फेसबुक पे पब्लिश हुआ डाटा, कोई मस्जिद के स्पीकर से ऐलान हुआ डाटा, कोई रेडियो पे ऐलान हुआ, कोई किसी भी फॉर्म में उन्होंने कहा, कोई टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपने एक डॉक्यूमेंट इशू किया विच इज नॉट प्रोस्पेक्टस, लेकिन वो इनवाइट वैसे ही कर रहा है जैसे प्रोस्पेक्टस करता है, तो आपने उस इन्विटेशन को भी एससीसीपी से अप्रूव करवाना है। लेकिन अगर आप उसमें जरा ज्यादा बात करते हैं तो फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट लोगों को कहे कि आओ फलाना जगह डिटेल में फुल फ्लैश प्रोस्पेक्टस पड़ा है, वहां जाके देख लो, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर तो वो डॉक्यूमेंट एक प्रोस्पेक्टस की तरफ ले जाए तो फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर वो खाली खुली ऐड हो और लोग जज्बाती होकर इन्वेस्टमेंट करें और बाद में पता लगे कि उन्हें तो पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ के करनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट, वो गलत हो जाएगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट है। Without prior written approval of SCCP, no person shall issue, circulate, publish, telecast और broadcast। सारे जराए कवर कर दिए। इशू नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते, टेलीकास्ट नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। क्या? ऐसी एडवर्टाइजमेंट विच इज अदर देन प्रोस्पेक्टस जो कि अनाउंस कर रही है एक पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। आप ऐसा नहीं कर सकते अनलेस prospectus has been published or advertisement gives an address in Pakistan from which it can be obtained। ये एड अलाउड नहीं है जब तक या तो एससीसीपी से अप्रूवल ना ले ले, या दूसरी एक्सेप्शन ये कि प्रोस्पेक्टस मौजूद है और ये एड लोगों को बता रही है कि असल प्रोस्पेक्टस किधर पड़ा हुआ है और उसे देखने के बाद फैसला करना। तो एससीसीपी नहीं चाहता कि लोगों के साथ धोखा हो, इसलिए उन्होंने ये रूल यहां पे दे दिया। क्या अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस की सारी बातें समझ आई? सिर्फ ये 2 पॉइंट हमने नहीं पढ़े जहां तारीखों का जिक्र है। फिर ये जो अप्रूवल है कुछ जगह पे आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर अपने शेयर्स ऑफर कर रहा है तो उसको अपने से छोटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एससीसीपी गरीब मस्कीन अथॉरिटी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज्यादा तगड़ी अथॉरिटी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर सिक्योरिटीज ऑफर करे तो उसे प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप अपने मेंबर्स या अपने लोगों को शेयर्स किसी तरीके से इशू कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। इफ सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन कनेक्शन विद द प्राइवेट ऑफर, याद है वो जो अपने 3-4 बंदों को कह दिया था यार तुम लोग पैसे दे दो, प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी टू द मेंबर ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एज अ डिविडेंड, ये बात याद आ रही है? एक कंपनी अपने पास रखी हुई इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के तौर पर बांट देती थी, तो अगर हम एक सब्सिडरी के शेयर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पर बांट रहे हैं तो उसके लिए भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने मेंबर्स को शेयर बांट रहे हैं, एम्प्लॉइज को शेयर बांट रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को शेयर बांट रहे हैं, यानी आप राइट ऑफर कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कर रहे हैं, या अगर आप बोनस शेयर्स दे रहे हैं, तो बोनस शेयर्स हो, राइट शेयर्स हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो, प्राइवेट ऑफर हो, अपनों में बांटा जा रहा हो, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और वो गैरों में भी बांट रहा हो तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो ये एक्सेप्शंस की लिस्ट है कि हाँ भाई ये वो चंद जगह हैं जहां पे आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं। तो स्टेट बैंक के अलावा प्राइवेट ऑफर, डिविडेंड के तौर पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मेंबर्स को राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स, इनमें से कोई भी एक मामला हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो कब जरूरत है अप्रूवल की? पब्लिक, जब जनता के पास जा रहे हैं, अपने बंदों को छोड़ के मार्केट में जा रहे हैं, क्या वो आप लोग पैसे दो।
अब अगली चीज है पब्लिकेशन। पहली चीज थी अप्रूवल, अप्रूवल के बाद क्या होगा? पब्लिकेशन। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस हमारी किताब ने ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, बस पब्लिकेशन तक का बताया। पब्लिकेशन में क्या होगा? प्रोस्पेक्टस फुल लैंग्वेज में या अप्रूव्ड एवरेज फॉर्म में, याद है एवरेज फॉर्म, वो जो शॉर्ट फॉर्म हमने अप्रूव करवा ली थी। शेल बी पब्लिश एटलीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली। ये जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं ना, एक तो होता है ना हफ्ते के हफ्ते आते हैं, एक होते हैं डेली न्यूज़पेपर, वो कहते हैं एक उर्दू में और एक इंग्लिश अखबार में आपने लाजमी ऐड देना है। फिर ये टाइम बता दिया, टाइम तो अभी हम देख नहीं रहे, टाइम वाली बातें हमने इकट्ठी करनी है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अप्रूव प्रोस्पेक्टस आपने अवेलेबल कर देनी है फ्री ऑफ चार्ज। कहां कहां? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे, मुल्क की सारी स्टॉक एक्सचेंज पे। बैंकर टू द इशू, वो बैंक जिसने अपनी एप्लीकेशंस वसूल करनी है लोगों से पैसों वाली, उसके पास। जो शेयर रजिस्ट्रार है आपके रिकॉर्ड्स वगैरह को जो देख रहा है। बैलेटर जिसने कुरानदाजी करनी है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, आपने कहा हमें 5 करोड़ चाहिए, आवाम की तरफ से 7 करोड़ की एप्लीकेशंस आ गई, तो इंडिपेंडेंट बैलेटर होता है जो बैलेटिंग करता है। बैलेटिंग मतलब कुरानदाजी करता है, और उसके बाद जो है वो अप्रूव कर देगा। तो उसके पास भी प्रोस्पेक्टस रखवाना है। अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने आपको रेटिंग दी है कि ये अच्छी कंपनी है इस तरह से, तो आपने उसके पास भी रखवाना है। इन सब के अलावा प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देना है। और जिस दिन पब्लिश हुआ उस दिन से लेके जब तक सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं हो जाती तब तक आपकी वेबसाइट पे पूरा प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन फॉर्म होना चाहिए, जिसको लोग आके अगर ऑनलाइन भरना चाहें तो भर सकें। डन। अब टाइमलाइन की तरफ चलते हैं, जिसके ऊपर हमारी बात बस रहती है। टाइमलाइन कवर हो जाएगी तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 3 चीजें हैं। पहले SECP से अप्रूवल होगी, फिर पब्लिकेशन होगी यानी अखबार वगैरह में आएगा, हम वेबसाइट वगैरह पे डाल देंगे, और फिर होगी सब्सक्रिप्शन, लोग अप्लाई करेंगे। इन 2 तारीखों में कम से कम 21 दिन का फासला होना चाहिए। आप जो भी दिन सोच रहे हैं ना कि हम अखबार में 14 अगस्त को डाल देंगे प्रोस्पेक्टस, कम से कम 21 दिन पहले आपने SECP को भेज देना है कि हमें इसकी अप्रूवल चाहिए। कम से कम 21 दिन पहले आप SECP को भेज देंगे कि जी हमें आपसे अप्रूवल चाहिए। अच्छा, और जब SECP की अप्रूवल आपको मिल जाए तो फिर प्रोस्पेक्टस को आपने अनड्यू डिले नहीं करना। ये जो अप्रूवल मिली है ना, ये 60 दिन तक जिंदा रहती है। उन 60 दिनों के अंदर अंदर आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो जाना चाहिए। ये 60 क्यों? पीछे तो हमने 21 बोला था, वो मिनिमम था। हमने कहा ना कम से कम 21 दिन पहले अप्लाई करो, तो हो सकता है वो अप्लाई कर दे 90 दिन पहले, और हो सकता है 10 दिन बाद अप्रूवल आ जाए। तो फिर 60 दिनों में प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना होगा। तो अप्रूवल के बाद ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, और अप्रूवल में अप्लाई करने के लिए पब्लिकेशन से कम तो 21 दिन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ये बात समझ आ रही है? अब इन 2 तारीखों को देखते हैं। आपने जब पब्लिश किया जी जी बिल्कुल, ये 21 दिन अप्लाई करने की डेट है और 60 दिन अप्रूवल के बाद की डेट है, दोनों में फर्क है। SECP कितना टाइम लेता है, लॉ पी गया, हमें नहीं बताया, और वो क्यों बताए, उनकी मर्जी। जैसे ICAP के बायलॉज में अगर चेंज हो या ICAP के ऑर्डिनेंस में कोई चेंज हो तो हमने कम से कम उतने दिन पहले अप्लाई कर देना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जनवरी का अप्लाई किया हुआ इन्होंने, तो गवर्नमेंट कितना टाइम लेती है वो गवर्नमेंट नहीं बताती। तो इधर हमने कम से कम जो डेट सोची है उससे कम से कम 21 दिन पहले एप्लीकेशन भेज देनी है, पहुंचा देनी है। अब कम से कम 21 दिन का मतलब 40 दिन भी हो सकता है, 50 दिन भी हो सकता है। लेकिन जब अप्रूव होके आ जाए तो आपके लिए अनड्यू है कि आप 60 दिन से ज्यादा उसे होल्ड करें, आपको 60 दिनों के अंदर अंदर पब्लिश करना पड़ेगा। तो आसान अल्फाज में 21 से 60 दिन के दरमियान का टाइम है। आपने जिस वक्त प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है उससे कम से कम 21 दिन पीछे से लेके ज्यादा से ज्यादा 60 दिन पीछे तक के दरमियान का टाइम रखेंगे तो दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे। तो सबसे सेफ है कि 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दें। 21 दिन वाली बात भी पूरी हो जाएगी और आप 60 दिन से भी आगे नहीं जा रहे होंगे। ये बात समझ आई? अगला लेवल, अब पब्लिकेशन कर दी, अब लोगों को बुलाना है। अब ऐसा नहीं है कि अखबार में इश्तिहार आया और आपने कहा आ जाओ, कल ही आ जाओ। लोगों के पास पैसे फौरी थोड़ी पूरे होते हैं, और अगर आप कहें बस कल पहला और आखिरी दिन है डेडलाइन, तो नाइंसाफी हो जाएगी लोगों के साथ। तो आप क्या कहेंगे, कम से कम 7 दिन बाद का टाइम, आप कम से कम 1 वीक का गैप रखेंगे दोनों डेट्स में। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि अखबार में इश्तिहार आया और उसमें लिखा हुआ है 4 महीने बाद आ जाना अप्लाई करने,
इतना लंबा चौड़ा मामला भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितना आगे कर सकते हैं 30 डेज। तो यहाँ कम से कम 2160 था और यहाँ कम से कम 7 और 23। अगर मैं इसको एक डिफरेंट टाइमलाइन बनाऊं तो तकरीबन इस तरह की शक्ल बनती है। आपने फर्ज करें अप्रूवल करनी है खास डेट पे, तो पब्लिकेशन डेट कम से कम उस अप्रूवल के 21 दिन के बाद होनी चाहिए कहीं, और कोशिश करें कि 60 दिनों के अंदर अंदर हो, ताकि आप दूसरे रूल से भी बच जाएं। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप पहले डिसाइड करेंगे मैंने पब्लिश कब करना है, फिर उससे पीछे माइनस में सफर करेंगे और उससे आगे प्लस में सफर करेंगे। तो पब्लिकेशन का दिन जो आपने सोचा उससे कम से कम 21 दिन पीछे और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन पीछे आप दरमियान में किसी टाइम पे अप्लाई कर देंगे। और जो पब्लिकेशन की डेट है उससे कम से कम 7 दिन के बाद या ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी सेंट्रल डेट है पब्लिकेशन की। लेकिन मैं इसलिए पीछे से चल रहा हूं कि हमारा टाइमलाइन तो यहां से शुरू हो गया ना, तो अप्रूवल के समझे 21 से 60 दिनों के बीच में आपने कर दी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन की डे हो गई नया 0, अब ये 0 है। अब यहां से 60 से 30 दिनों के बीच में कहीं आपने क्या करना है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पेपर में उनके लिए एक बड़ा कॉमन सवाल है कि आपको 3-4 तारीखें दे देते हैं और कहते हैं इस दिन प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ था, इस दिन लोगों को बुलाया था, इस दिन अप्रूव हुआ था, कुछ गलत तो नहीं, और गलत है तो सही करो। तो फिर आप ये तारीखें उन्हें बता के उसको उतनी एडजस्टमेंट करते हैं, नहीं भाई ये 4 दिन जल्दी कर दिया था, इसको आगे करो, इसको पीछे करो। पास पेपर की वीडियो में उस सवाल के ऊपर बड़ी थॉरो डिस्कशन भी मिलेगी जिसमें ये टाइमलाइन को डिस्कस किया है। क्या ये टाइमलाइन समझ आ रही है? yes, तो इस चैप्टर में से अगर टेक्निकल सवाल आता है तो टाइमलाइन का होता है, वरना उन्हें इंतहाई शदीद पसंद है एक्सपर्ट। वो कहते हैं बस 2-3 नंबर का ही सवाल पूछना ना, एक्सपर्ट से उठा के पूछ लेते हैं। नहीं तो सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी वाली चीज भी, तो आसान चीजें पूछ रहे, मुश्किल नहीं पूछ रहे। लेकिन इस टाइमलाइन को अगर पूछना चाहते हैं तो वो एक सिनेरियो सा बनाते हैं। जी सर अप्रूवल के लिए दिया, ठीक है, डेट के बाद अप्रूवल आई, अगर अप्रूवल के लिए दिया हुआ है और पब्लिकेशन की डेट के बाद अप्रूवल आई, ये इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट वो किया कि आपने अप्रूवल के लिए दिया हुआ है और 21 दिन से ऊपर हो गया, तो फिर आपके साथ, और फिर आपने जिस दिन पब्लिश करना था आप उस दिन नहीं कर सके, तो पता आपके साथ क्या होगी, जो हम सबके साथ हो रही है आईकेप की स्कीम में। हमारे साथ भी तो यही हुआ है ना, किस जमाने में उन्होंने वो करके, और उनको ये था कि मार्च से पहले अप्रूवल आ जाएगी और नई स्कीम के तहत वो हो जाएगा। सारे उस हिसाब से तैयार होकर बैठे हुए, कॉलेज में उस हिसाब से सारे टाइम टेबल दिए हुए, और आगे से आगे से आगे होता चला गया। तो बस फिर इंतजार करना है बैठ के सुकून से कि जब वो आए उसके 60 दिनों के अंदर अंदर। तो अगर आपने जो पब्लिकेशन की डेट सोची हुई थी उस वक्त तक उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब आप झगड़ा नहीं करेंगे। जब अप्रूवल मिल जाएगी आप कहेंगे चलो यार वो पुरानी बात छोड़ो, अब 60 दिन का हमारे पास टाइम है, आप एक रिवाइज डेट सोच के और लोगों को बता देंगे। जैसे आईकेप भी रिवाइज करते करते पहले मार्च रिवाइज किया, फिर जून रिवाइज किया, अब आगे चले गए। इस साल की जून की अटेम्प्ट नई स्कीम के तहत होनी थी, इस साल की सितंबर की अटेम्प्ट नई स्कीम के तहत होनी थी, और दिसंबर की अटेम्प्ट भी नई स्कीम के तहत होनी थी फाइनल की। इंटरेस्टिंगली ना जून की अटेम्प्ट नई स्कीम पे हुई ना दिसंबर, उनकी दिसंबर की अटेम्प्ट भी पुरानी स्कीम पे हो रही है। आप लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि अब स्टेटमेंट काफी ज्यादा असर्टिव उन्हें देनी शुरू करती हैं। लेकिन यकीन उस दिन करना है जिस दिन आईकेप अपनी वेबसाइट पे या अपने ऑफिशियल फेसबुक पे खुद से ऐलान करेगा कि आ गई है और ये डायरेक्टिव है और इसके तहत अब चीजें होंगी। उससे पीछे सिर्फ वो एक फेसबुक का एक मैस है, सिर्फ वो एक शोर शराबा है, सिर्फ ये कि सबसे पहले हमने खबर लीक की तो सबसे पहले हमने बताया। जब आईकेप बताएगा वो सबसे ऑथेंटिक होगा और वो प्रॉपर रूल्स के साथ बताएगा। बाकी जो भी बताएगा वो कहेगा मेरा अंदाजा ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ, उस डॉक्यूमेंट की रूल्स है। मैंने खुद इसके ऊपर 2 सेशन किए हैं। उस वक्त जब इन्होंने पहले रूल्स दिए थे तो उस पर पब्लिक सेशन करके लोगों को वो रूल्स समझाए थे, और उस वक्त से मैं अभी तक ये कहता आ रहा हूँ कि ये रूल्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये तब है जब ये अप्रूव होके आएगी, और जिस दिन अप्रूव होके आएगी उस दिन जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगा वो डायरेक्टिव होगा। उससे पीछे कोई भी एक्सपेक्टेशन है, आईकेप ने आज ड्राफ्ट में कहा है कि हम यूं सोच रहे हैं, वो ड्राफ्ट अप्रूव होते हुए दरमियान में बदल गया, तो आपने अपनी प्लानिंग बनाई हुई होगी और पता लगे जब सामने एक्चुअल स्कीम आए तो उसमें वो चीज हुई ना। फाइनल में बहुत सारे बच्चे एसपीएम का पेपर छोड़ के बैठ गए कि ठीक है चलो अब ये तो हमारा खुद बहुत साइड पे हो जाएगा। एसपीएम ना देने से एमएसए 2 ओपन नहीं हुआ,
अब अक्सर बच्चे वो 2 पेपर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब ये 2 पेपर है और दोनों इकट्ठे भी नहीं दे सकते, और जो एसपीएम देना है वो खत्म हो रहा है, और जो MSc2 देना है वो खत्म नहीं हो रहा, उसकी जगह केस स्टडी आ रहा है। अब वो बेचारे बैठ के सोच रहे हैं कि हुई क्या है हमारे साथ। तो आप लोग तो फिर बड़े सुकून में हैं, आप लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ। तो बहरहाल अप्रूवल कितनी देर में लगती है ये कोई नहीं बताता, ये कागज पे नहीं लिखा होता, ये अथॉरिटीज जानती हैं, और जब उनके पास टाइम होता है उस वक्त वो बॉदर कर लेते हैं। मुल्क के इतने अजीम तर कामों में से एक ICAP जैसे इदारे की एक छोटी सी एजुकेशन स्कीम के थोड़े से बच्चों के छोटे से मसलों पे हम तो इतने भी नहीं है जितनों को लैपटॉप मिल जाते हैं। वही वाली बात है ना कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीमों में से एक स्कीम में से जिसमें उन्होंने बहुत लिमिटेड से लैपटॉप देने होते हैं, वो तादाद भी हमारे पूरे प्रोफेशन से ज्यादा है। तो हम कुछ नहीं है, पाकिस्तान में आपका कोई किरदार नहीं है, मर जाना चाहिए। चलें जी, जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। इस वाले टॉपिक के एंड पे इसका जवाब है। आपने सवाल होल्ड करके रखना है और आखिरी स्लाइड पे सवाल दोबारा पूछना है, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि प्रोस्पेक्टस क्या पब्लिक कंपनी देती है या प्राइवेट कंपनी देती है? सवाल का आधा हिस्सा मैं आंसर कर देता हूँ, जैसे मैं जवाब दूंगा इनका अगला सवाल आ जाएगा। मतलब अगर मैं कह दूंगा पब्लिक कर सकती है प्राइवेट नहीं कर सकती, तो फिर उनका अगला सवाल आएगा, अच्छा सर पब्लिक लिस्टेड वाली कर सकती है या अनलिस्टेड वाली कर सकती है? तो इसलिए मैं उस डिबेट में अभी नहीं उतर रहा। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में से एक चीज तो फॉर श्योर है, प्राइवेट कंपनी को पहले दिन आर्टिकल में हमने कहा था खबरदार तुम इनवाइट नहीं करोगे अवाम को। 3 रिस्ट्रिक्शंस थी ना, 50 से ऊपर नहीं दोगे कभी, शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं होंगे, और जनता को इनवाइट नहीं करोगे। तो वो तो बाय डेफिनेशन ही आउट हो गए। अब पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड है और अनलिस्टेड है, वो उनमें से कौन सी प्रोस्पेक्टस देती है और कौन सी प्रोस्पेक्टस नहीं देती, और जो प्रोस्पेक्टस नहीं देती तो फिर वो क्या करती है, वो इस टॉपिक में जवाब है। टॉपिक का नाम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक टॉपिक पता नहीं कहीं से उठा के अचानक से सोचा प्रोस्पेक्टस वाली बातें यहां चिपका देते हैं, अच्छा किया। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना, बिजनेस का मतलब कारोबार, कारोबार स्टार्ट करना। देखिए एक तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन थी, मेमोरेंडम आर्टिकल पकड़ के जमा कराए, फिर उनसे झगड़े करते रहे, फिर एक दिन उन्होंने एक प्यारा सा सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या था? कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। इसका यह मतलब नहीं था कि आपने कारोबार शुरू कर दिया है। अब अगर आप कंपनी रजिस्टर कराएं, उसके बाद आप आवाम से जनाब प्रोस्पेक्टस इशू करके करोड़ों रुपया पकड़ें, और उसके बाद आप धड़ाधड़ काम शुरू कर दें और लोग फिर पूछते ही रहें कि यार मेरे पैसे का क्या बना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी, फलाना तो नहीं हुआ था, तो गलत हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है वो उसी दिन बिजनेस शुरू कर सकती है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनियों को इजाजत लेनी पड़ती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। इनको कुछ शर्तें पूरी करके रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ता है, और फिर रजिस्ट्रार इन इजाजत देता है कि आपको इजाजत है या नहीं। क्यों इजाजत लेनी पड़ती है? वो देखता है कि अगर इन्होंने खुदा ना खासा प्रोस्पेक्टस या इस तरह का कुछ इशू किया है, तो पहले वो सारे पैसे शैसे के मामला सेटल हो जाएं, फिर इनको इजाजत दी जाए। ऐसा ना हो कि लोगों ने पैसा दिया हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, अभी हमने लोगों के पैसे वापस नहीं किए और कारोबार शुरू कर दिया। तो लॉ आपको कारोबार शुरू नहीं करने देता जब तक आप लोगों के पैसे वापस ना कर दें। लॉ आपको तब तक कारोबार शुरू नहीं करने देता जब तक डायरेक्टर्स ने अपने पैसे भी ना लगा दिए हो। ऐसा ना हो कि उसने अप्लाई किया हुआ है और पैसे दिए ही कोई नहीं। तो कुछ शराइत हैं जिसको फॉलो करने के बाद ये आपको इजाजत दे देते हैं कि अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जब वो आपको इजाजत दे देते हैं बिजनेस शुरू करने का, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। आप उस डेट से पहले लोन नहीं ले सकते, लोन लेना मना होता है। बोरोइंग डिसअलाउड है उस टाइम पे जब कंपनी को कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट चाहिए, पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये मिलता कब है? ये तब मिलता है जब आपकी शुरू वाली सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अगर आपने प्रोस्पेक्टस दिया है, अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं भी दिया तो भी कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी होनी जरूरी है। वो कौन सी शराइतें? किताब से पूछते हैं। पहले इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बोरोइंग भी कर सकते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन बाकियों को चाहिए। बाकी से मुराद
पब्लिक। सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू अ पब्लिक कंपनी हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम अ, एक कंपनी शुरू में प्राइवेट थी और बाद में पब्लिक हो गई है तो उसके ऊपर भी सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। ये सेक्शन सिर्फ ऐसी कंपनी को जो पहले ही दिन से पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, ये सेक्शन सिर्फ उसको अप्लाई कर रहा है। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी बिफोर द डेट एट व्हिच इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस शैल बी प्रोविजनल ओनली एंड शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन कंपनी। जब तक ये फीता नहीं कटेगा, जब तक ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, आप बोर्विंग भी नहीं कर सकते और आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे वो प्रोविजनल होंगे, लीगली बाइंडिंग नहीं होंगे। उसमें लीगल बाइंडिंग उस तरह से जैसे ऐड होती है वो ऐड नहीं होगी। डन, ये बात समझ आती है। अब वो शराइत क्या है? वो शराइत या 5 हैं या 6 हैं, ये डिपेंड करता है कि अपना सवाल क्या पूछा है। अगर वो आपसे पूछे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शराइत बताओ तो 6 की 6। अगर वो आपसे कहे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने की शराइत बताओ तो 5। क्योंकि छठी शर्त पता है क्या है? रजिस्ट्रार हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर पूछें बिजनेस कमेंस करने के लिए क्या करना होगा, आप कहेंगे 6 शर्तें हैं, वो 5 और रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया हो। अगर वो कहें सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए आपको क्या शर्तें फॉलो करनी होंगी तो फिर कितनी बताएंगे? ऊपर वाली 5। तो ये 6 जो है ना थोड़ा सा मध्यम कर दिया। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब छठी तो शर्त नहीं है, छठा तो आखिरी आउटपुट है कि उसने सर्टिफिकेट आपको दे दिया। 5 शराइत क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास कैश में आ गई हो। जब भी आप एक प्रोस्पेक्टस देते हैं या जब भी आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आप कहते हैं कम से कम इसमें इतना हमें अमाउंट ऑफ कैश मिले और इतना अदर एसेट्स भी मिल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जी मेरा प्लॉट ले लें, मेरी तरफ से सब्सक्रिप्शन आ गई, लेकिन वो कैश नहीं होता, नॉन कैश होता है। रूल ये है कि कंपनी को डिफाइन करना होगा कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम कितनी अमाउंट इन कैश चाहिए। तो फिर प्रोस्पेक्टस में अगर आपको उतनी रकम कैश में ना मिली तो फिर आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको वापस करना पड़ जाते हैं लोगों के पैसे कि नहीं भी हमें कैश में पूरे पैसे नहीं मिले। जी, अब इसमें कुछ अंडरराइटर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब ये अंडरराइटर क्या चीज होती है? अगर आवाम की तरफ से पैसा आपको ना आया तो कुछ अंडरराइटर आएंगे, वो पैसा दे देंगे। अब मजे की बात है, आवाम की तरफ से पैसा आया है लेकिन कैश में नहीं आया, तो हमने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखी है। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आवाम या अंडरराइटर से अगर पूरी हो जाती है तो हमारी शर्त ओके है। अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखी होती है? आप अपने आर्टिकल्स में लिख देते हैं या अपने ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि हमारी कम से कम सब्सक्रिप्शन इतनी है जिससे हम शुरू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर आपने लिख दिया तो जो लिखा है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर लिखना भूल गए तो बस जितना भी आपके पास कैश आ गया मान लेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो गई है। याद रहेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन या आप आर्टिकल्स में लिख देंगे, और अगर आप आर्टिकल्स या प्रोस्पेक्टस में नहीं लिख पाए तो जितना आ गया कैश में मान लिया जाएगा कि ये थी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो पहली शर्त, आपके पास कम से कम उतने पैसे कैश में आ गए हों जितने आपने कैश में डिमांड किए थे। नंबर 2, डायरेक्टर्स ने जो खुद शेयर्स खरीदे थे उन्होंने अपने पैसे कंपनी को दे दिए हैं। अवाम को बुला रहे हैं और डायरेक्टर्स अपने पैसे दे ही नहीं रहे, तो डायरेक्टर ने पूरे के पूरे पैसे अपने हिस्से के जमा करा दिए। No money is or may become liable to repay to applicant for any shares which have been offered for subscription। वो शेयर्स जो आपने ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर वो आपने जो अवाम को कहा था कि आज इसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह करवा लो, लोगों ने आपको पैसे दिए और आपको कुछ को पैसे वापस करने पड़े और अभी आपने पैसे वापस नहीं किए तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? जिसके जो पैसे आप पे वाजिब उलदा है सब क्लियर कर रहे हैं। तो कम से कम सब्सक्रिप्शन आपके पास आ चुकी हो कैश में, डायरेक्टर्स ने अपने से के पूरे पैसे दे दिए हो, बाहर वालों के पेबल अब हमारे पास ना हो। चौथी, ड्यूली वेरिफाइड डिक्लेरेशन आपने दे दी हो, कंपनी के बड़ों ने साइन करके हल्फिया बयान दे दिया हो एक खास फॉर्मेट पे कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दिए हैं। और आखिरी बात, अगर आप पे प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल था, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, तो आप जमा करा दें रजिस्ट्रार के पास। कभी कभी प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं होता तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी, पब्लिक कंपनी आई और नहीं किया उसने पब्लिक ऑफर, अब ये 5वीं शर्त कैसे पूरी होगी? वो प्रोस्पेक्टस नहीं जमा कराएंगे, वो साइलॉप जमा कराएंगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस की जगह दी जाने वाली स्टेटमेंट। तो जरूरी थोड़ी कि सब लोग प्रोस्पेक्टस दे आते साथ, तो जिसके पास प्रोस्पेक्टस होगा वो प्रोस्पेक्टस जमा कराएगा, और जिस पे वो एप्लीकेबल नहीं था वो क्या जमा कराएगा? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जब ये पांचों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? तो अब आपसे कोई पूछे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब कर सकते हैं, आप कहें जब ये पांचों शर्तें पूरी हो जाएं एंड रजिस्ट्रार हैज इशूड सर्टिफिकेट। तो अगर सवाल पूछ रहा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शराइत तो 6, और सवाल अगर पूछ रहा है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो पीछे वाले 5। जब आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रार सारी नेसेसरी इंक्वायरीज वगैरह करने के बाद आपको ओके कर देगा, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब कंपनी को खुल्लम खुल्ला इजाजत मिल गई कि वो अपने काम शुरू कर सकती है, वो बोरोइंग भी कर सकती है, और उसकी अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी सही होंगे, अब वो गलत नहीं होंगे। ये बातें समझ आई? अब यहाँ 2 टेक्निकल बातें थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं और ये साइलॉप कब आता है। तो बस किताब ने जाते जाते आखिरी बात की है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक थकी हुई डेफिनेशन दे दी। सर ये लास्ट स्लाइड में डायरेक्टर की जगह मैनेजर से एवरी डायरेक्टर नहीं, ये डायरेक्टर ही है, यहाँ मेंबर नहीं लिखना। यानी कि हो सकता है लोगों ने जो अप्लाई किया उनमें से किसी हल्के फुल्के माड़े बंदे का कोई पेमेंट शेमेंट का मसला बना हो और उसकी तरफ से पूरे पैसे ना आए हो, उस वजह से पूरा प्रोसेस खराब करना सही नहीं है। लेकिन कंपनी के बड़ों ने ही पैसे नहीं दिए, जो सबसे कह रहे हैं आ जाओ पैसे जमा कराओ और खुद अपने पैसे डाले ही नहीं है, तो फिर वो गलत है। तो ये डायरेक्टर है, ये मेंबर नहीं है। हर डायरेक्टर ने अपने हिस्से के पैसे दे दिए। तो डायरेक्टर कुछ नॉमिनी होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट। अब अगेन वही वाली बात है कि full amount on each of the shares taken और contracted to be taken by him। तो जिसने शेयर लिए या शेयर लेने का वादा किया, हम उन डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे। इस प्रोसेस में जो बड़े आए थे पहले कहेंगे कि तुम लोग तो अपने पूरे पैसे दो ना, फिर हम जनता को देखते हैं। तो अगर अपनों ने पैसे नहीं जमा कराए, टेंशन है ना। आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में बोल रहे हो कि जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आ जाओ 5 करोड़ लगा दो, अवाम आंखें बंद करके प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट पैसे लगा रही है और कंपनी के अपने बड़े अभी तक पैसे नहीं लगा के बैठे, तो धोखा तो नहीं दे रहे लोगों को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहा था हम भी खरीदेंगे और लोगों का पैसा फंसा दे? रूल होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ केसेस में आपको 25% ऑफ टोटल कंपनी के बड़ों को स्पॉन्सर करना पड़ता है, वरना अवाम इन्वेस्ट नहीं करती। फिर अगला बड़ा मजे का रूल है, आप वो पैसे 3 साल तक निकाल नहीं सकते, वरना क्या होगा? प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे, लोगों का पैसा लगवाएंगे और खुद लेफ्ट राइट हो जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। तो कहते हैं 25% अपनों का पैसा लगवाएं, 75% गैरों का लगवाएं, और अपने 3 साल तक वो 25% बेच नहीं सकते, वरना तो 1 आध महीने बाद जल्दी से निकाल के साइड पे हो जाएंगे। अब 3 साल तक अगर उनका 25% बीच में रहेगा तो वो कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट चले, ताकि उनको नुकसान ना हो। तो ये सारी चीजें अवाम की सेफ्टी के लिए हो रही हैं। बात समझ आई? सवाल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? या तो आर्टिकल या मेमोरेंडम में लिख दें, नहीं तो ऑल अमाउंट जो कि आपको कैश में रिसीव। काश ये डेफिनेशन लिखने वाले भी हमारी तरह अच्छे आदमी होते और इतने ही आसान अल्फाज में बताते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट इफ एनी फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम या आर्टिकल अपॉन व्हिच डायरेक्टर में प्रोसीड टू अलॉटमेंट। कितना प्यारा जुमला है। इफ नो अमाउंट इज फिक्स्ड, अगर कोई अमाउंट नहीं फिक्स हुई, whole amount of share capital other than that to be issued not for cash is minimum subscription। कलाबाजियां खाते रहो। whole amount of share capital other than that to be issued not for cash, जो इशू होना है not for cash other than that, जो वैसे होना है जो कैश नहीं होना उसको नहीं देखना। वो वाला शेयर कैपिटल जो अदर देन कैश होना है, हम अदर देन उसकी बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कैश वाले। तो बस सीधा सीधा लिख दो, होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज टू बी इशूड इन दैट इज इशूड फॉर कैश। तो कह रहे नहीं, अदर देन दैट, उसके अलावा। किसके अलावा? जो नॉट फॉर कैश है, जो नॉट फॉर कैश है उसके अलावा। तो उसके अलावा क्या है? फॉर कैश। तो अगेन डेफिनेशन थी, तो मैंने अल्फाज सीधे नहीं किए। लॉ में अक्सर जगह अल्फाज इसी तरह के टेढ़े बांके होते हैं, नोट्स में आपको पता नहीं लगता, डेफिनेशन में हम मजबूर होते हैं कि हम आईकैप के अल्फाज यूज करते हैं। आईकैप बेयर लॉ के अल्फाज यूज करता है।
क्योंकि डेफिनेशन अगर आए तो हमने ओरिजिनल वर्डिंग में लिखनी होती है, बाकी हर जगह हम हमेशा अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं हम अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं, हर बंदा कंपनी लॉ में हर जगह अपनी वर्डिंग यूज कर सकता है। डेफिनेशन में सजेस्टेड है, हाईली सजेस्टेड है आप इनके वर्ड्स यूज करें, लेकिन अगर आपको इनके याद ना आ रहे हो तो खाली मत छोड़ें, अपनी तरफ से लिख दें। 100% नहीं, एक आध नंबर कट जाएगा लेकिन नंबर मिल जाएंगे। ये बात समझ आई। अब प्रोस्पेक्टस कब और साइलॉप कब? अगर तो आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं या अगर कंपनी लिस्टेड है तो हमेशा, यानी लिस्टेड कंपनी हमेशा प्रोस्पेक्टस देगी, और एक अनलिस्टेड कंपनी भी अगर जनरल पब्लिक को आईपीओ कर रही होगी तो क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस। अगर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे, अपनों में बांट रहे हैं, कुछ और लोकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। चलो फर्स्ट करें आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था लेकिन आपको लिस्टिंग नहीं मिली। आप कई दफा प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से कहते हैं आज हम अनलिस्टेड हैं, हमने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पता लगा आपको तो लिस्टिंग की एप्लीकेशन हो ही नहीं अप्रूव, और लोगों ने क्या भरोसा करके इन्वेस्ट किया था। तो फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा? लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे और खामोशी से साइलॉप जमा कराना पड़ेगा। इशू प्रोस्पेक्टस किया था लेकिन चूंकि वो आगे नहीं जा सका तो अब क्या जमा कराएंगे? साइलॉप। तो प्रोस्पेक्टस सिर्फ दो सूरतों में जमा होगा, जब लिस्टेड कंपनी होगी या जब आप पब्लिक ऑफर कंप्लीट कर चुके होंगे बगैर किसी मसले के। तो अगर आपने पब्लिक ऑफर दी और वो कंप्लीट नहीं हो सकी और आपको किसी और तरफ जाना पड़ा तो फिर आप प्रोस्पेक्टस को खत्म करके क्या जमा कराएंगे? साइलॉप, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये रजिस्ट्रार को, ये सारी बातें रजिस्ट्रार की हो रही हैं। जो ये वाली शर्त थी ना, कंपनी हैज फाइल्ड अ प्रोस्पेक्टस और साइलॉप, और जो फाइलिंग है, जब भी वर्ड फाइलिंग आता है तो हमने रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। ये सारी बातें रजिस्ट्रार को जमा कराने की हो रही हैं, और ये सर्टिफिकेट भी हमें रजिस्ट्रार ही इशू करेगा। तो इस चैप्टर में रटे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5-6 शर्तें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, वो ये नहीं कहते बताओ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शराइत क्या है, वो कई दफा सवाल फुल घुमा देता है। कहते हैं कंपनी नई नई बनी है, वो लोन लेने जा रही थी तो कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं हम लोग लोन नहीं ले सकते, हमें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। बताएं वो क्या शर्तें। अब किसी को उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो लोन वाले चैप्टर को सोचता है, मेमोरेंडम आर्टिकल को सोचता है, और वर्ड कमेंसमेंट को छू के भी नहीं गुजरता वो सवाल। तो आपने खुद ही से सोचना होता है कि नई बनी हुई कंपनी लोन क्यों नहीं ले पा रही, इसलिए कि उसके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। तो कमेंसमेंट के सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा? ये शराइत। तो सवाल को आपको बाय द वे घुमा के इधर लाके जवाब देना पड़ता है। तो कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद ना उसके पास पेपर जरूर देखा करें, उससे मिजाज समझ आ जाता है एग्जामिनर का कि टेक्स्ट तो समझ आ गया, अब इसको पूछने के क्या क्या तरीके हैं। तो वो जितने डिफरेंट तरीके से पूछ रहे होते हैं उससे आपको हेल्प मिल जाती है। डन। तो आज तो आप लोग अच्छे टाइम पे फ्री हो गए, ठीक है जी। तो हमारा कोई पिछला पेंडिंग काम तो नहीं? ठीक है, वो बीलो में हमारा एक टॉपिक रहता है, तो वो भी नहीं रहता। जी जी। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में और डेट ऑफ कमेंसमेंट में क्या फर्क होता है, ये फर्क हमें बताएंगे किबला। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है जिस दिन आपने अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट किया। बड़ी प्यारी बात, जिस दिन हमने, चंद लोगों ने कहा था हम कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, गए और वो 2 कागज जमा कराए, उन्होंने कागजों को देखा और हमें कागज पे लिख के दे दिया, लो जी तुम्हारी कंपनी रजिस्टर हो गई है, हमें कानूनी स्टेटस मिला है, हम पैदा हो गए। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? जब ये सारी शर्तें पूरी करेंगे, अब हमारी कंपनी बन चुकी है, लेकिन क्या वो कारोबार करने की इजाजत है या नहीं है, उसके लिए हमें कुछ और शराइतें पूरी करनी पड़ेंगी। वो शराइत पूरी होंगी तो फिर हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार का आगाज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डन, ठीक है जी। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे टाइम से फ्री हो गए हैं तो चलो किसी दिन, क्या सवाल है? सवाल जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है, सवालों पे टाइम गुजरे तो ये तो हमेशा नेकी है जी। उधर से था आपने कहा था लास्ट स्लाइड से पूछा, एक लिस्टेड अनलिस्टेड। हाँ, उनका वहां से एक सवाल लिस्टेड अनलिस्टेड वाला आया था जो मैंने कहा था आखिरी स्लाइड पे एक्सप्लेन होगा, लेकिन आखिरी स्लाइड पे आके मैंने इतने तूफानी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि उसके बाद वो सवाल ही मर गया। सवाल यही था कि वो जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या पब्लिक कंपनी इशू करती है या प्राइवेट, या प्राइवेट कर सकती है, तो हमने पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया, हमने कहा प्राइवेट नहीं करेगी, पब्लिक करेगी। फिर मैंने कहा था पब्लिक में अगली आपकी कंफ्यूजन होगी लिस्टेड और अनलिस्टेड।
लिस्टेड, चाहे जनरल पब्लिक को इनवाइट करे या ना करे, वो प्रोस्पेक्टस देंगे। और जो अदर देन लिस्टेड है, अगर वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करेगी तो प्रोस्पेक्टस देगी, और अगर नहीं करेगी इनवाइट, सेल ऑफ देगी। तो इसका मतलब है कि लिस्टेड के लिए हमेशा प्रोस्पेक्टस है, और बाकियों को तब प्रोस्पेक्टस होगा जब वो पब्लिक ऑफर की तरफ जाए। अगर वो पब्लिक ऑफर की तरफ जाए और फिर वो कंप्लीट भी ना हो तो भी उनको साइल ऑफ देना पड़ेगा। सर ये प्राइवेट और पब्लिक कॉलेजेस वगैरह में ये प्रोस्पेक्टस इश्यूज करते हैं जी। अब अगेन ये जो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, अब अगेन प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा हो। तो एक तो प्रोस्पेक्टस का सिक्योरिटीज एक्ट का लॉ है जो सिक्योरिटीज की ऑफरिंग की बात करते हैं। ये जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटियां होती हैं, ये अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। तो गौर से देखें तो वो बताते हैं हम कौन हैं, पिछले कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने कोर्सेज हैं, फिर सब्सक्रिप्शन का तरीका भी बताते हैं, फलाना तारीख तक एडमिशन ओपन है, फलाना अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएं, फलाना तरीके से। तो वो इसलिए ये वर्ड लॉ ने वहां से लिया। तो ये लॉ में ये वर्ड बाद में आया, यूनिवर्सिटियों में बड़े पुराने जमाने से चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को नाम दें जो आवाम को बुला के अपने बारे में बता रहा हो, तो उन्होंने वो जो मशहूर वर्ड था प्रोस्पेक्टस वो इस्तेमाल किया। लेकिन कंपनी लॉ में वर्ड प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है जी। सर जो हम सब्सक्रिप्शन के लिए मार्केट में शेयर खरीदते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सेस आते हैं, लाइक 5 मिलियन था लेकिन वो पब्लिक हमें 7 मिलियन दे, बिल्कुल आवाम की तरफ से एप्लीकेशन अगर ज्यादा आ जाए, रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा अगर हम उसे रिटर्न ना करना चाहें, भाई बात ये है कि जब मुझे प्रोजेक्ट चाहिए ही 5 करोड़ का, तो मैं 7 करोड़ का क्या करना। लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे तो अच्छे ही होते हैं। सिलेबस में नहीं है दूर दूर तक कहीं पे भी, ग्रीन शू ऑप्शन कहलाती है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये होता है, अगर एक प्रोस्पेक्टस आता है ना, उसमें लिखा होता है इस प्रोस्पेक्टस में ग्रीन शू ऑप्शन है, तो लोग खुल के वहां पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी होती है। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो वो उसके भी शेयर इशू करके और उस अमाउंट को रिजर्व में डाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। कई साल पहले हबीब बैंक ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया था विद ग्रीन शू ऑप्शन। अब तो ग्रीन शू ऑप्शन बहुत ही कम है, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन में ये होता है कि फिर ओवर सब्सक्रिप्शन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ग्रीन शू और डिविडेंड, अब जाहिर है वो शेयर्स होते हैं, जेन्युइन शेयर्स होते हैं, उसके साथ सब कुछ वैसे ही होता है। तो अगर एक कंपनी ऐसी है जिसको ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, ये पता है कौन सी कंपनी करेगी, जो म्यूचुअल फंड्स को चला रही है। एक कंपनी उसने सोचा था हम 500 मिलियन के फंड्स पकड़ के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर इनको 700 मिलियन भी मिल गए तो 700 उठा के इन्वेस्ट कर देंगे। तो इन्होंने पोर्टफोलियो 500 मिलियन का बनाया था, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में माइंड नहीं किया, इन्होंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन जहां एक डेफिनेट प्रोजेक्ट होता है ना, एक मैन्युफैक्चरिंग की एक जमीन लेंगे, वहां प्लांट लगाएंगे, वहां ये अप्रूवल लेंगे, उसका एक बजट होता है, एक फाइनेंशियल प्लान होता है। फिर एसईसीपी साल तक मॉनिटर करता रहता है कि जो प्लान आपके प्रोस्पेक्टस में था क्या वो साथ साथ चल रहा है। फिर एक ऑडिटर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो हर स्टेप पे रिपोर्ट कर रहा होता है कि हाँ ये चीजें वैसी चल रही हैं जैसे कागज में लिखी थी। डर बहुत है ना, पूरे पाकिस्तान की आवाम को कहती है आज पैसे जमा कराओ, अब इतने सारे लोगों के करोड़ों अरबों रुपया जाया ना हो जाए। तो एसईसीपी इस प्रोसेस में बहुत रूल्स, आप जब सीए फाइनल में जाएंगे तो वहां सबसे तकलीफदेह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो शेयर कैपिटल के हैं। फाइनल में तकरीबन 26 चैप्टर होते हैं किताब के, जिनमें से 8 चैप्टर शेयर कैपिटल के रूल्स पे। चूंकि ये बड़ी सेंसिटिव चीज है, आप आम आवाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। डन? तो बहरहाल ये 26 चैप्टर किसके हैं? कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट के, बट किताब ही नहीं आई आपकी कोई। बस फाइनल मेमो में 26 चैप्टर अपनी किताब के बता रहा था, क्योंकि वहां आई की अपने किताब ही नहीं थी, वहां उनके पर जल गए, उन्होंने नहीं दिए। तो फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ टैक्स की आई की कोई किताब नहीं है। टैक्स इसलिए कि वो बार बार बदलता रहता है, और लॉ इसलिए कि वो उन्हें समझ ही नहीं आती। तो वो 26 चैप्टर मैंने इसलिए कहा कि वो मेरी किताब के 26 चैप्टर हैं, जो पिछले 10 साल से सोर्स बुक है। मैं ये तो कह रहा हूँ इस सब्जेक्ट ने बड़ी इज्जत दी है। सच्ची बात बताऊं, मुझे इससे ज्यादा पसंद ऑडिट है, ऑडिट से ज्यादा पसंद बिजनेस पढ़ाना है या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाना है, और सबसे ज्यादा पसंद है क्यूएम पढ़ाना। कोई मुझे क्यूएम पढ़ाने ही नहीं देता, वो कहते नहीं वो जो छोटा टीचर होता है वो तो वो पीआरसी लेवल पे ऐसे नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट का बड़ा प्यारा बीएमबीएस पेपर होता था, वो खत्म हो गया। फिर मैं फाइनल वाले से दोस्ती की हुई थी एसपीएम, अब वो भी खत्म हो गया। अब एमएफए में थोड़ा सा बिजनेस रह गया।
तो मजे की बात है कि प्रेफरेंस वाइज अनफॉर्चुनेटली ये मेरी लास्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि इसमें ना लॉजिक नहीं है। जो लॉ ने कह दिया जैसे कह दिया, धक्के से लॉजिक बना के उसको समझाना होता है। लेकिन वही वाली बात है कि जिसको मैंने नहीं वो किया, लेकिन उस सब्जेक्ट ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। और इसमें पिछले 10 साल से मेरी अकेली की सोर्स बुक पूरे पाकिस्तान में सीए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ में इस्तेमाल हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस सब्जेक्ट ने बड़ी इज्जत दी है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे नहीं भी पसंद तो भी मैं बड़े शौक से आके इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी लेके आऊं और एक खुश सब्जेक्ट को थोड़ा सा जरा इजी एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। तो बहरहाल जो है ना, वो हम टीचर कम और अदीब तबीयत जरा ज्यादा है, लिखारी जरा ज्यादा है, तो मेरा टीचिंग से ज्यादा लिखने का एक्सपीरियंस है जी। सर अगर कंपनी को डर हो के पब्लिक ऑफरिंग से पैसे नहीं आएंगे तो ठीक। डायरेक्टली अंडरराइटर से इनका अगर कंपनी को ये डर हो कि आवाम से पैसे ना आए तो वो डायरेक्ट अंडरराइटर से करें, तो फिर अंडरराइटर नहीं ना, वो फिर लोन ले लें, क्योंकि अंडरराइटर ने भी जो पैसे देने हैं वो एक लोन बन जाएगा ना। तो फिर वो डायरेक्ट चले जाएंगे फाइनेंस की तरफ, लोन लेने की तरफ। अब अगर एक कंपनी इस प्रोसेस के लिए लोन लेने की तरफ जाए तो क्या होगा, ये हमारा कल का चैप्टर है। तब कल लोन वाली बातें होंगी, डेट वाली बातें होंगी, आज इक्विटी वाली बातें हो रही है। डन। तो ठीक है जी। जी भाई का एक आखिरी सवाल, एसबीआई का लीगल स्टेटस क्या है? क्या ये पार्टनरशिप है, ये कंपनी है? ये इस वक्त एक सोल प्रोप्राइटर है, यानी इस वक्त इसका कानूनी हैसियत कुछ नहीं है। मैं पर्सनली अनलिमिटेड लायबल हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाने का प्लान किया था, लेकिन अभी फॉर सम रीजन नहीं कर सके, क्योंकि उसके कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर वो लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर टैक्सेशन के मामला ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको फिर टर्नओवर टैक्स और इस तरह की चीजें, और फिर विदहोल्डिंग टैक्स, फिर अपनी हर पेमेंट, फिर आप बच्चों को हमें जो है ना वो करना पड़ेगा कि जी हम जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं इस पर सेल्स टैक्स है। आपको तो एजुकेशनल सर्विसेज पे ऑफिशियल सेल्स टैक्स है। इफ वी आर अ कंपनी तो हमें आपसे सेल्स टैक्स लेना पड़ जाएगा। तो बड़ी खिचड़ी है कंपनी के अंदर जो है ना, वो कंपनी फायदा तो देती है, लेकिन हमारे वाले सेटअप में कंपनी के नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम है। ज्यादातर जो है ना पार्टनरशिप्स हैं। एक आध कॉलेज सोल प्रोप्राइटर से चल रहा है, बाकी ज्यादातर कॉलेजेस में टीचर्स की पार्टनरशिप्स हैं। तो ये वाले कॉलेज में अभी पार्टनरशिप इस तरह से नहीं है, मैं अकेले ही जो है ना वो सारा, हाँ जब प्रॉफिट आना शुरू होगा तो बहुत सारे पार्टनर्स आ जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि लॉसेस, ब्रेक इवन, लड़ाई, कोशिश, तो वो इसलिए जो है ना वो सारे कह रहे हैं कि मुश्किल टाइम में गुजार ले, शरीफ सा आदमी है। फिर बाद में जब जरा चीजें बढ़ेंगी तो फिर हो सकता है कुछ लोग आके कहेंगे अच्छा जी मैं पैसे लगाता हूँ, पार्टनर्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये ऑल्दो आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, लेकिन ये है कि जो सच्ची वो इसकी वो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब मेरी अपनी जो टैक्स रिटर्न होती है उसमें ये बिजनेस इनकम होती है, और इसके खर्चे माइनस होने के बाद मैं माइनस में चला जाता हूँ, फिर मैं गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करता हूँ। जब ये नहीं होता था और मेरी अपनी जो बिजनेस इनकम होती थी या सैलरी और बिजनेस इनकम, तो मैंने 2 साल ऐसे हैं, 1 साल में 34 लाख टैक्स दिया था, 1 साल में 35 लाख टैक्स दिया था। फिर मैं 0 पे चला गया था। फिर एसबीआई के बाद मैंने 1 साल 11 लाख का रिफंड क्लेम किया था। इस दफा अभी जरा एंड पे जब अकाउंट्स की सिचुएशन बनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई शायद 2-1 लाख का रिफंड इस साल भी होगा। हम मुश्किल मोड़ से गुजर रहे हैं। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। आपने का टाइम पूरा करते हैं ताकि